राइट। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग हमारा माई एसक्यूएल का रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक टॉपिक्स देखो इसके अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है वो बताऊंगा मैं तुमको। माई एसक्यूएल हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। माई एसक्यूएल के अलावा भी तो बहुत सारे डेटाबेस है, वो क्यों नहीं हम पढ़ रहे हैं। फिर डेटाबेस को एक्सेस करना, टेबल्स क्रिएट करना, वैल्यूज इंसर्ट करना। ठीक है, नॉर्मल सिंपल क्वेरीज को नोट करना। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये ऑलरेडी तुमने पढ़ चुके होंगे। मैं थोड़ा डिटेल में एक बार बता दूंगा, प्लस तुम्हारा रिवीजन भी इसके साथ हो ही जाएगा। सो डेटाबेस एक्चुअल में है क्या, डेटाबेस गाइस क्या है, ये एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये क्या करता है, बहुत सारे डेटा को एक कंसाइज मैनर में स्टोर करके रखता है एक जगह पे। नाउ कंसाइज मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कि हमारी मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट होती है ना गाइज, हमारी मोस्ट ऑफ द हमारी जो डेटा रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे आसपास का डेटा होता है ना, उसको हम एक्चुअल में एक टेबल के फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कैसे, एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले लो। कोई सेल्स वाला बंदा है, जैसे किसी की किराने की दुकान है, ठीक है। नाउ अगर उसको क्या है, अपना सेल्स का डेटा रखना है, वो टेबल के फॉर्म में कैसे स्टोर होगा, वो कैसे होगा कि वो देखेगा, अगर उसको रखना है कि अपनी सेल्स की टेबल रखनी है, तो वो क्या करेगा, एक एक्सेस पे क्या रखेगा, अपने क्लाइंट्स के नाम रखेगा कि भाई कौन से क्लाइंट या फिर कौन से मंथ में उसकी कितनी से कितने, मतलब मंथ्स का एक रहेगा एक साइड में, और दूसरे साइड में उसका क्या रहेगा, उसका कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो कैसे रहेगा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो, समझ लो जैसे कि ये एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल हो गया। ठीक है, इस टेबल के अंदर मैं डेटा को किस तरीके से स्टोर करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे क्या है मेरे पास रोज बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मेरे क्या बन गए, रोज बन गए यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास क्या बन गए, रोज बन गए। और यहाँ पे क्या है, इन रोज के मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, इन रोज को मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स बना देता हूँ। अब यहाँ पे कोई सेल्स वाला, किराने वाला इसके अंदर डेटा स्टोर कैसे करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे उसके क्लाइंट्स के नाम लिख दे, क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट नंबर 2, क्लाइंट नंबर 3, क्लाइंट नंबर 4। यहाँ पे वो क्या करेगा, मंथली बेसिस पे रखेगा कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, इससे क्या करेगा, और वैल्यू क्या स्टोर करेगा, वो सेल्स की, यानी कि क्या, कौन से क्लाइंट कौन से मंथ के अंदर कितना सेल आया है उससे, कौन से क्लाइंट की कौन से मंथ में कितनी सेल आई है। और इवेंचुअली उन सबको ऐड ऑन करके वो क्या कर सकता है, वो अपना पूरा सेल्स का डेटा निकाल सकता है। सो कोई भी ऐसा रैंडम एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, हम यूजुअली ये देखते हैं कि हमारी एज अ ह्यूमन हम कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको टेबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नाउ ये टेबल्स होते हैं। ठीक है, नाउ ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा डेटा एक ही टेबल में स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको बहुत बड़ा कोई इंटरप्राइज है या फिर कोई बहुत बड़ा एक कैंपस है जिसकी बहुत सारी डिटेल्स होंगी, अलग अलग तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होगी, तो होगा क्या इससे कि अलग अलग टेबल्स बनेंगे। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सारे टेबल्स क्या है, एक एंटिटी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एंटरप्राइज, एक कैंपस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस जो एंटिटी और कैंपस को हम बोलते हैं, तो ये होता है एक पर्टिकुलर एंटिटी का एक डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ, जैसे मेरे पास एक हो गया स्कूल, तो स्कूल का डेटाबेस, इसका मतलब क्या है कि स्कूल के डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स का एक अलग से टेबल होगा, टीचर्स का एक अलग से टेबल होगा, उसके बाद क्या होगा, स्कूल का जो एडमिशन्स है उसका अलग से होगा टेबल, न्यू स्टूडेंट्स है उसका अलग से टेबल होगा, देन स्कूल के जो एक्सपेंसेस हैं उसका टेबल अलग से होगा, स्कूल के जो न्यू रिक्वायरमेंट्स है उसका टेबल अलग से होगा। तो ये अलग अलग टेबल्स क्या हैं, ये एक्चुअल में एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये मिला के क्या बनता है, एक पर्टिकुलर डेटाबेस बनाता है। इसका मतलब ये हमें पता चला कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं हमारे, जिसके अंदर क्या है, हम रिलेशनशिप बना के क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप बना के टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। अब होता क्या है, डेटा क्या होता है, वो डेली बेसिस पे गाइस जनरेट होता रहता है। क्या होता है, डेली बेसिस पे क्या होता है, जनरेट होता रहता है। तो इसका सबसे बड़ा क्या है, एक सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा तो मैं क्या बोलूंगा कि बहुत सारे क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। कि डिसएडवांटेज एज इन किस सेंस के अंदर, कि बहुत सारे क्या है कि हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि वो डेटा क्या हो, डुप्लीकेट ना हो जाए। मतलब एक ही डेटा बार बार हमको देखना पड़ रहा है, एक ही डेटा के लिए मेरे को क्या, तीन चार टेबल देखने पड़ रहे हैं, और उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो होता क्या, इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। का मतलब बेसिक मीनिंग होता है डुप्लीकेशन, रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेशन। ठीक है,
तो डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, एक ही डेटा 3-4 जगह अलग अलग फॉर्मेट के अंदर स्टोर है, नहीं चाहिए। उसको कंसाइज वे में स्टोर करना है और जिसके साथ उसका रिलेशनशिप मैटर करता है उसके साथ ही उसका रिलेशनशिप बनाना है। देन डेटा इनकंसिस्टेंसी, इसका भी मतलब यही हुआ कि एक डेटा को बार बार अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं हम, और जिसकी हमको जरूरत नहीं भी है उसको भी हम अलग से देख रहे हैं, तो उतना नहीं चाहिए हमको, हमको वही डेटा चाहिए जिसकी हमको एक्चुअल में जरूरत है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। फिर डेटा क्या है, हमको अगर शेयर करना है किसी के साथ, तो शेयरेबल की भी क्या होती है, एक हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए कि उस डेटा को हम अच्छे से शेयर कर सकें। देन इस डेटा को जब हम स्टोर कर रहे हैं तो उसके कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल इसका देखो, अनस्टैंडर्डाइजेशन का बेसिक एग्जांपल तुमको बताता हूँ। इसको बहुत माइनर लेवल पे देखोगे तो क्या होगा, समझ लो मैंने तुमको बोला कि तुम मेजर करो कि लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एक टेबल की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो होगा क्या, समझ लो तुम्हारे पास स्केल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम कैसे उसको मेजर करोगे, उसको कैसे मेजर करोगे, तुम हो सकता है अपने हाथ का यूज करो, ठीक है। तो यूजुअली जो हम करते हैं, अपनी जो सबसे स्मॉल फिंगर रहती है एंड थंब रहता है, उसको स्ट्रेच करके हम अपने पूरे पाम से क्या करते हैं, मेजर करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि यार 4 पाम्स या 5 पाम्स। ठीक है, तो मैं अगर इस तरीके से डेटा को बताऊंगा तो होगा क्या यहाँ पे कि हर एक का पाम साइज अलग अलग होता है। हर एक का क्या है, पाम साइज अलग अलग होता है। पाम मतलब क्या, जो हमारा हैंड स्ट्रेच होता है सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये क्या, कोई स्टैंडर्डाइजेशन मेजरमेंट नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन मेजरमेंट कब होगा गाइस, जब मैं बोलूंगा कि यार वो 5 मीटर का है, तो मीटर तुम्हारे लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा और तुम स्पेसिफिकली उसको मेजर कर सकते हो। डेटाबेस में कैसे होगा, हमारे पास समझ लो कि सेल्स है, ठीक है। सेल्स में क्या हुआ कि अगर कोई रुपीस में अलग है, डॉलर्स में अलग है, तो होगा क्या यहाँ पे, अगर मुझे स्टैंडर्डाइज करके रखना है तो मेरे को कोशिश करनी है कि मैं रुपीस के अंदर ही अपना मोस्ट ऑफ द सेल्स का डेटा रखूं, डॉलर के अंदर नहीं रखूं। बिकॉज क्या है, कम्युनिकेशन में एक इश्यू हो सकता है। अगर मुझे यहाँ से लेके, अगर मैं यहाँ पे डॉलर का कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे रुपीस के अंदर मेरा कन्वर्जन हो रहा है, उसको पहले मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ, और जब मुझे किसी का शेयर करना है उसको वापस से फिर रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। फिर एक और होता है, इनकरेक्ट डेटा बार बार जा सकता है, कोई जैसे कि ह्यूमन एरर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 की जगह 2 चले गया, 3 जीरो की जगह 5 जीरो चले गए, तो बहुत बड़ा एरर क्रिएट हो सकता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एक बनाया था, ये जो जो डेटाबेस था, ठीक है। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, डेटाबेस एक्चुअली कोई वो नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है और कोई तुम्हारे लिए सर्वर टाइप नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है। डेटाबेस क्या, माई एसक्यूएल एक डेटाबेस है, ठीक है। माई एसक्यूएल जो है वो एक डेटाबेस है। डेटाबेस अगर मैं सिर्फ बोलता हूं तो इट इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस के बेसिक एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो देखो, डेटा रिडंडेंसी, ये ये करता है, रिड्यूस करता है, ये डेटा डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। देन डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब क्या होता है कि एक डेटा बार बार रिपीट हो रहा है एंड बहुत सारी जगह पड़ा है, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डेटाबेस काम आता है। शेयर हम आराम से कर सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड्स हम इसके अंदर एनफोर्स कर सकते हैं अपने हिसाब से, सो दैट कि इसी स्टैंडर्ड के अंदर डेटा इस डेटाबेस के अंदर एंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि सेल्स इस डेटाबेस के अंदर रुपीज में ही होगी, तो यू हैव टू एंटर दैट इन रुपीज इटसेल्फ, डॉलर्स के अंदर आप नहीं कर सकते हो। देन मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे फैसिलिटी रहता है कि सारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहता है यहाँ पे, तो सिक्योरिटी में इससे इम्प्रूव कर सकता हूँ कि बिकॉज मेरा जो मेन डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड है, तो अटैकिंग जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रिड्यूस हो जाती है इसकी, क्योंकि सब सेंट्रलाइज्ड है। इसके अंदर एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर एक बंदे ने इसको क्रैक कर लिया तो सारा डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। बट जैसे कि द सेज गोज कि अगर तुम्हारे पास 5 चीजें हैं और पांचों को प्रोटेक्ट करना है, तो देयर इज अ चांस कि 5 में से 2 चीजें, एक चीजें गायब हो सकती है। बट आपके पास सिर्फ एक चीज है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि उस एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करके आप डेटा सिक्योरिटी पे काम कर सकते हो। सिमिलरली इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या है गाइस, उसकी सिक्योरिटी, उसका ऑथेंटिसिटी, उसको मेंटेन करने के ऊपर बहुत काम करता है आपका आपका जो डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला टर्म आता है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या बोलता है आपको, रिलेशनल डेटाबेस बोलता है कि रिलेशन किस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। रिलेशन में मतलब जैसे कि अभी अभी हमने देखा, जैसे कि हमने जस्ट अभी किराने वाले के अंदर क्लाइंट्स और मंथ के रिलेशन हम देख रहे हैं, और रिलेशन से हमको क्या मिल रहा है, सेल्स का डेटा मिल रहा है। सो वी आर क्रिएटिंग हियर अ रिलेशन, ठीक है। तो इन रिलेशन को बना बना के, इन रिलेशन को हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर कर करके हम क्या बोलते हैं कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस बनता है।
और भी टाइप के डेटाबेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हायरार्कियल डेटाबेस होता है। हायरार्कियल डेटाबेस कैसा होता है? फॉर एग्जांपल तुम्हारे टीचर का एक डेटाबेस है, फिर एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, ठीक है। तो होता क्या है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक टीचर के अंदर पढ़ते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे कि अगर टीचर के अंडर पढ़ रहे हैं तो उस टीचर के अंदर कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसका एक अलग से डेटाबेस बनेगा, जिसको सिर्फ उस पर्टिकुलर टीचर के डेटाबेस के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल है। लेकिन हुआ क्या, मैं डायरेक्टली स्टूडेंट के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। और इसके अंदर लिमिटेशन क्या आता है कि वो स्टूडेंट मल्टीपल टीचर के अंदर भी तो पढ़ रहा है, तो डेटा डुप्लीकेशन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली प्रैक्टिस होता है, इंडस्ट्री लेवल पे प्रैक्टिस किया जाता है इसको, एंड इट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसकी तुमको रिक्वायरमेंट होती है अगर तुम कहीं पे काम कर रहे हो या फिर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसके ऊपर तुमको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है क्या, देखो रिलेशनल डेटाबेस किस पे काम करता है गाइस? रिलेशंस पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? रिलेशंस पे। रिलेशंस कैसे बनाता है? ये रोज एंड कॉलम्स के थ्रू। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था कि रानी के क्लाइंट्स हमारे रोज थे, कॉलम्स में हमने मंथ लिखे थे, आउटपुट में हमको सेल्स मिला था। तो ये हमारे रिलेशन बनाने का तरीका था ना। डेटाबेस के अंदर कुछ क्या है, टर्म्स जो है हम लोग यूज करते हैं, टर्म्स को फटफट से देख लेते हैं एक बार। रिलेशन क्या होता है गाइस? एक टेबल का रिलेशन किस तरीके से होता है? फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट का डेटा क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट्स के डेटा स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, उसकी क्लास होगी, एज, एड्रेस, सारी चीजें। तो ये सब कहाँ पे जाएगी? कॉलम्स में जाएगी, कॉलम्स में जाएगी। और हर रो क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक स्टूडेंट का क्या करेगी, एक डिटेल्स कलेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल रो नंबर 1 में फैज का क्या होगा, फैज का नाम होगा, फैज का सरनेम होगा, फैज का स्कूल का नाम होगा, उसका एज होगा, उसका एड्रेस होगा। सेकंड रो में तेजस का नाम होगा, तेजस का एड्रेस होगा, तेजस का लास्ट नेम होगा। तो हो क्या रहा है, हर रो क्या कर रही है यहाँ पे, एक पूरी एंटिटी क्रिएट कर रही है एंड रिलेशनशिप बना रही है कॉलम्स के साथ, ठीक है। तो ये क्या लॉजिकली रिलेटेड डेटा रहता है, जो कि क्या है, सेल के वाइज काम करता है। यहाँ पे हमारा जो हर रो है वो एक सेल की तरह काम करता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, डोमेन। डोमेन क्या बोलता है? पूल ऑफ वैल्यूज होता है। ये पूल ऑफ वैल्यूज होता है, जो क्या होता है, द एक्चुअल वैल्यूज दैट अपीयर इन द गिवन कॉलम आर ड्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन मतलब क्या, कि जितनी भी मेरी उस टेबल के अंदर वैल्यूज है, जैसे कि सारे नाम हो गए, सारे सरनेम हो गए, एज हो गई, एड्रेस हो गई, उन वैल्यूज को सबको मिला के, जो भी उसके अंदर वैल्यू एंटर्ड हैं, वो सब मिला के क्या बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं। मतलब कि क्या है, फैज मेरा डोमेन के अंदर आ गया, तेजस मेरा डोमेन के अंदर आ गया, जो 15 जो 15 मेरा एक वैल्यू है, एज वैल्यू है, वो भी मेरा डोमेन के अंदर आ गया। 17 जैसे आप में से किसी की एज होगी तो 17 एक हो गया। तो ये क्या है, ये डोमेन हो गया जिसके अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास टपल होता है। टपल गाइस, जैसे कि स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, ये एक रो होता है जो क्या है, जनरली बनाता है। यहाँ पे डेटाबेस का टपल और पाइथन का टपल अलग अलग है, दोनों को मिक्स कभी नहीं करना है। देन एट्रीब्यूट्स गाइस क्या होते हैं, आपके कॉलम होते हैं, इट्स द कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक स्टूडेंट का नेम जो है, वो स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो स्टूडेंट की एक एट्रीब्यूट है। फैज की जो 17 है वो क्या है, एज है उसकी, दैट मीन्स की जो एज है वो एक एट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे। डिग्री क्या होता है गाइस, जो सारे, जो काउंट ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स रहेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं एट्रीब्यूट्स, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम बोलेंगे डिग्री। कार्टिनरिटी उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी कि जिसको हम टपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव व्यूइंग फैसिलिटी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं टेबल को, क्या एक्चुअल में हमारा टेबल दिख कैसे रखता है, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो व्यूइंग फैसिलिटी हमारे पास रहती है, ठीक है। तो व्यू करने के लिए बोलते हैं, दैट मीन्स हम उसको देख रहे हैं। देन वी हैव प्राइमरी की। प्राइमरी की हमको पता है गाइस कि एक ऐसा कॉलम जो कि हर स्टूडेंट को, हर रो को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे लेते हैं कि रोल नंबर, हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर हर स्टूडेंट का एक अलग रोल नंबर रहेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि रोल नंबर 1, दैट मीन्स कि उस क्लास के अंदर रोल नंबर 1 सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की क्या होता है, अगर मेरे किसी टेबल के अंदर क्या है, कोई प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ प्राइमरी की ये क्या करता है, इट बिहेव्स लाइक अ प्राइमरी की, ठीक है। सो इसके पोजीशन में कैंडिडेट की मतलब क्या होता है गाइस यहाँ पे, कि प्राइमरी की, जैसे कि प्राइमरी की के अलावा मेरे पास एक ऑप्शनल प्राइमरी की रहना चाहिए। क्या होता है प्राइमरी की के अलावा,
ऑप्शनल की रहना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, ऑल एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला कि रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर को मैंने बोला नहीं कि प्राइमरी की है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बोला कि मैंने बोला फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम को मैं प्राइमरी की नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर दो हमारे तेजस हो सकते हैं, दो फैज हो सकते हैं, दो साहिल हो सकते हैं। लेकिन अब मैं बोलूं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन कर दो और कंबाइन करके इनको एक प्राइमरी की बनाओ। इनको क्या करो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को कंबाइन करके एक प्राइमरी की बनाओ। तो उसमें होगा क्या कि भले ही एक क्लास में तेजस दो हों, लेकिन बहुत रेयर केसेस के अंदर ऐसा होता है कि उनके सरनेम भी सेम हो। एक साहिल अग्रवाल हो सकता है और एक साहिल सिंह हो सकता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब दोनों का मैं कॉम्बिनेशन देखता हूँ तो मुझे पता चलता है यस साहिल अग्रवाल इज अ डिफरेंट गाय एंड साहिल सिंह इज अ डिफरेंट गाय। तो हुआ क्या यहाँ पे, जब मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास प्राइमरी की नहीं है, सो ये कैंडिडेट की क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट होता है विच सर्व्स एज अ प्राइमरी की। यहाँ पे क्लियर कर लेना गाइस, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने दो नॉन प्राइमरी कीज को कंबाइन किया और उन दोनों को कंबाइन करने के बाद मैंने एक प्राइमरी की जनरेट किया है यहाँ पे, ठीक है। उन दोनों को कंबाइन करने के बाद प्राइमरी की जनरेट किया है जो कि प्राइमरी की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो ऑल्टरनेट की है, ऑल्टरनेट की क्या होता है, प्राइमरी की का सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ये बैकअप है प्राइमरी की का, इनकेस प्राइमरी की हमारे पास नहीं है या फिर प्राइमरी की किसी और काम के लिए यूज हो रही है तो हम ऑल्टरनेट की थ्रू भी क्या कर सकते हैं, डेटा को सेग्रीगेट क्लासीफाई कर सकते हैं। देन वी हैव फॉरेन की। फॉरेन की में क्या होता है गाइज कि एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल के प्राइमरी की को मैं दूसरे टेबल के अंदर यूज कर रहा हूँ। इसका बेसिक एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के क्या है, एम्प्लॉयज का एक टेबल है जिसके अंदर उनकी एम्प्लॉय की डिटेल्स है, नाम है, एम्प्लॉय आईडी है उसका, सरनेम है उसका, सैलरी पैकेज होगा, सारी चीजें उसके अंदर। उसके साथ में क्या है, उस कंपनी के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं नोटिस क्या करता हूँ कि वो जो टेबल है, जो एम्प्लॉय का टेबल है, उसके अंदर हर एम्प्लॉय का क्या दिया हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी पे दिया हुआ है, ठीक है, उनका डिपार्टमेंट आईडी भी दिया हुआ है। तो साथ ही साथ में क्या है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हो गया। नाउ दिस क्रिएटेड अ टेबल जिसके अंदर स्टूडेंट एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है और एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स है। उसके बाद मेरे पास एक डिपार्टमेंट टेबल भी है, उसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट की डिटेल्स है। तो हुआ क्या यहाँ पे गाइस, स्टूडेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की बनेगा स्टूडेंट, सॉरी, एम्प्लॉय टेबल के अंदर प्राइमरी की बनेगा एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की बनेगा डिपार्टमेंट आईडी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडीज जो हैं वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी यूज हो रहे हैं, जो क्या है एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या गाइज, यहाँ पे ये चीज हुई कि जो डिपार्टमेंट नंबर है डिपार्टमेंट टेबल का, वो जो है वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक फॉरेन की तरह काम कर रहा है। अगेन, जो हमारा डिपार्टमेंट आईडी है डिपार्टमेंट टेबल में, जो डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल का, वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक फॉरेन की तरह काम करेगा, एक फॉरेन की तरह क्या करेगा, काम करेगा। गाइज ये लास्ट की कीज जो है उसके अंदर क्लियर है क्या, एक बार पूछ देखो। लास्ट की जो कीज वाला पार्ट है, अभी क्लियर विद दिस, कीज में क्लियर है या फिर वापस एग्जांपल कोई बताना है। साहिल तेजस, गुड इनफ, ठीक है। नाउ इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, रेफरल इंटीग्रिटी। यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। रेफरल इंटीग्रिटी सिस्टम ऑफ रूल्स डेटाबेस यूजेस टू इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन द रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड। ठीक है, कि भाई रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से मैनेज हो रही है, उसके अंदर क्या है, कुछ इश्यूज नहीं आनी चाहिए, कुछ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं रेफरल इंटीग्रिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेन केस जब हम यूज कर रहे हैं, प्राइमरी की यूज कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन जब हो रहा है दो टेबल्स का, तो उसके अंदर कुछ क्लैशेस नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय है, उसका एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी अलग है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में किसी और डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, यू कैन सेट रेफरल इंटीग्रिटी व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। बोल क्या रहा है, रेफरल इंटीग्रिटी इज द सिस्टम ऑफ रूल्स डेटाबेस यूजेस टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन द रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड। यानी कि जो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होगा उसको मेंटेन करने के लिए हम रेफरल इंटीग्रिटी का जो सिस्टम है डेटाबेस प्रोवाइड करता है उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है यू कैन सेट रेफरल इंटीग्रिटीज व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। मैचिंग फील्ड्स फ्रॉम द प्राइमरी टेबल
इज अ प्राइमरी की और हैज अ यूनिक इंडेक्स। यहाँ पे हुआ क्या गाइस, यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की सारी वैल्यू क्या है, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइमरी की वैल्यूज है सारी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और किसी और फील्ड के साथ मैच नहीं करनी चाहिए। ये जो वैल्यूज है किसी और फील्ड के साथ मैच नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक ही टेबल के अंदर दो दो प्राइमरी की चल रही है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होगा कि एक ही टेबल में दो दो प्राइमरी की हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इट कैन क्रिएट सम कंफ्यूजन बिटवीन द टेबल्स की प्राइमरी की कौन सी वाली कंसिडर करूँ मैं। ठीक है, मैं प्राइमरी की कौन सी वाली कंसिडर करूं, ये इशू नहीं आना चाहिए। देन रिलेटेड फील्ड्स हैव सेम डेटा टाइप, जो फील्ड्स हैं उनका सेम डेटा टाइप होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, डिपार्टमेंट आईडी का जो एग्जांपल दिया था मैंने, डिपार्टमेंट आईडी उधर भी अगर इंटीजर टाइप में है तो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है उसके अंदर भी इंटीजर में होना चाहिए, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी इंटीजर में होना चाहिए। यहाँ पे क्लैशेस नहीं आने चाहिए डेटाबेस के बेसिस पर। वो टेबल बिलोंग टू द सेम डेटाबेस, दोनों टेबल को एक ही डेटाबेस के अंदर होना जरूरी है, वरना उन दोनों के बीच में जो लिंक है वो इस्टेब्लिश होना बहुत मुश्किल है, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। रेफरल इंटीग्रिटी इज एनफोर्स्ड, यू मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स। यू कैन नॉट एंटर अ वैल्यू इन द फॉरेन की फील्ड ऑफ द रिलेटेड टेबल दैट डजंट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की ऑफ द प्राइमरी टेबल। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, यहाँ पे ये हुआ कि अगर तुम किसी फॉरेन की को यूज कर रहे हो किसी टेबल में, जैसे कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर अगर फॉरेन की यूज कर रहे हो, तो इसमें होगा क्या कि एम्प्लॉय टेबल के पास उसका खुद का फॉरेन की होना जरूरी है। अगर उसके पास फॉरेन की नहीं होगा तो हम लोग रेफरल इंटीग्रेट नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इट कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट आईडी। यू कैन नॉट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी टेबल इफ मैचिंग रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द रिलेटेड टेबल। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास समझ लो कोई वैल्यूज है जो कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर है और उससे रिलेटेड जैसे डिपार्टमेंट आईडी के अंदर मेरी वैल्यूज रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, जैसे एम्प्लॉय टेबल है मेरे पास, एम्प्लॉयज के अंदर से अगर 5 एम्प्लॉयज को मैंने फायर किया एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली उनको नहीं उड़ा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट टेबल है उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी लिखा हुआ है कि उस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर टेबल को। अगर मैं एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉयज कम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो डिपार्टमेंट टेबल को भी इफेक्ट कर रहा है। कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो इस तरीके से कर रहा है कि वो जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कम भी उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्टली उसको डिलीट नहीं करते हैं। यू कैन नॉट चेंज द प्राइमरी की वैल्यू इन द प्राइमरी टेबल इफ द रिकॉर्ड हैज रिलेटेड रिकॉर्ड्स। इसका मतलब वही है कि मैं प्राइमरी की वैल्यू डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता हूँ इफ उसका वैल्यू किसी और के साथ रिलेटेड है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे डिपार्टमेंट आईडी हर एक का मैं डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता हूँ, इट कैन क्रिएट अ इशू, क्योंकि वहां से फिर जब वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहा है तो मुझे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी जाके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से पहले एक नंबर कम करना पड़ेगा और जिस डिपार्टमेंट में उसका ट्रांसफर हो रहा है उधर जाके एक नंबर को +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेफरल इंटीग्रिटी है एंड ये सब प्रिकॉशन के बेसिस पे होता है गाइस। यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन तब भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेफरल इंटीग्रिटी है क्या, और यहाँ पे क्या है आपको उसके बताना है कि भाई कंडीशंस क्या होती है और कब कंडीशन एक बार लगा देते हो तो क्या क्या आपको नहीं करना है, तुमको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, नाउ ये वाली चीज क्लियर है सबको, एक बार पूछ देख लो। ये क्लियर है ना। इसके बाद देखो क्या है, माई एसक्यूएल डेटाबेस। तो एक्चुअली क्या है, माई एसक्यूएल जो है एक टाइप का डेटाबेस है जो कि क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है। ये क्या है, टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, दैट यूजेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाउ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज गाइस क्या होता है, समझ लो एक एक करके। स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या है कि इसका एक स्ट्रक्चर है, क्वेरी का क्या है, एक स्ट्रक्चर है। और क्वेरी मतलब क्या है, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, तो ये जो क्वेश्चन पूछने का जो एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वापस समझना, ये जो लैंग्वेज है जिस तरीके से हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि डेटाबेस से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस क्वेरी का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। पहले तुम सेलेक्ट कर रहे हो, क्या सेलेक्ट कर रहे हो, सारी चीजें एक टेबल से, तो तुम क्या करते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल। तो ये तरीका हो गया क्या है, टेबल के सारे डिटेल्स को एक्सेस करने का। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करता है टू एक्सेस द पर्टिकुलर डेटाबेस या डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। लिखा है इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन टेबल,
जैसा कि हमने रिलेशनल डेटाबेस के अंदर पढ़ा था, MySQL भी यही करता है। सो MySQL क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस है, तो ये भी टेबल के अंदर ही स्टोर करेगा। सिंगल MySQL डेटाबेस कैन कंटेन मेनी टेबल्स, जैसा कि हमने देखा था एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। अभी स्टार्टिंग का फर्स्ट एग्जांपल हमने वही देखा था, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, स्टोर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोगों के हम क्या है रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकते हैं। MySQL प्रोवाइड्स अ रिच सेट ऑफ फीचर्स एंड सपोर्ट सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड एक्सेसिंग डेटा, जो कि MySQL प्रोवाइड करता है और इंडस्ट्री लेवल पे भी बहुत अच्छे से यूज होता है। इसीलिए यूज होता है क्योंकि ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बहुत अच्छा स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड एक्सेस ऑफ डेटा, ये चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। MySQL फास्ट है, रिलायबल है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए बोला मेनी ऑफ द कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेसेस अवेलेबल टुडे, ठीक है। तो इसके अलावा भी देखो बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ MySQL यूज होता है, Oracle का भी डेटाबेस होता है, वो भी यूज किया जाता है, ठीक है। सो अलग अलग लोग अपने अपने पर्पस के हिसाब से डेटाबेस चेंज करते हैं, बट द मोस्ट प्रैक्टिस इज रिलेशनल डेटाबेस। एंड MySQL को हम इसीलिए पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर ही दूसरे डेटाबेसेस को तुम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाउ डेटाबेस किस तरीके से काम करता है गाइस, डेटाबेस काम करता है सर्वर क्लाइंट रिलेशनशिप पे। ये कैसे काम करता है, सर्वर क्लाइंट रिलेशनशिप पे। नाउ सर्वर क्लाइंट रिलेशनशिप का मतलब हुआ क्या है, यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो क्या होता है, एक सर्वर की तरह काम करता है। तो बहुत मैंने देखा है गाइस, मैंने बहुत सारा क्या है लोगों में कंफ्यूजन देता है कि सर्वर होता क्या है। बेसिक सा मतलब क्या होता है गाइस, सर्वर का मतलब होता है एनीथिंग दैट सर्व्स। नाउ सर्व्स किस तरीके से सर्व करता है, ठीक है। इवन योर वेटर इज अ सर्वर, क्यों, क्योंकि तुमको बेवरेजेस सर्व करता है, तुमको खाना सर्व करता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाइथन में अगर हम देखें तो MySQL को सर्वर क्यों बताया जा रहा है, क्यों, क्योंकि MySQL क्या है, हमको जो उसके अंदर डेटा है उसको क्या करता है, सर्व करता है, उसकी जो चीजें हैं हमको प्रोवाइड करता है। तो हुआ क्या यहाँ पे, MySQL क्या हुआ, एक सर्वर हुआ। सर्वर किस तरीके से हुआ, समझ लो यहाँ पे ये मशीन है जिसको ये डेटाबेस है और इसके अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे हूँ एज अ क्लाइंट, मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं यहाँ हूँ एक एज अ क्लाइंट। मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के फॉर्म में एक क्वेरी भेजूंगा, ठीक है। और यहाँ से फिर MySQL मुझे क्या देगा, आउटपुट भेजेगा, जिस फॉर्म में भी मैंने आउटपुट मांगा है। तो हुआ क्या यहाँ पे जो मैं हूँ, मैं क्या बनूंगा, क्लाइंट बनूंगा, और MySQL मेरा क्या बनेगा, एक सर्वर बनेगा, क्यों, क्योंकि वो मुझे सर्व कर रहा है। नाउ देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सर्विंग। यहाँ पे बेसिक एग्जांपल तुम कैसे सर्व कर सकते हो, सर्वर का तुमको एग्जांपल बताऊं तो अगर तुम अपने फ़ोन से कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हो, समझ लो www.youtube.com, तो youtube.com जब आप सर्च करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपके फ़ोन से एक सिग्नल जाता है आपके सेलुलर नेटवर्क के, जो भी आप नेटवर्क अपना यूज़ कर रहे हो, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, वो अपने सेलुलर नेटवर्क के ऊपर तुम सिग्नल भेजते हो। वहाँ से वो क्या करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है और पूछता है कि भाई www.google.com का तुम्हारे पास आईपी एड्रेस है क्या। वहां से क्या है, उस गूगल का क्या है आईपी एड्रेस वो भेजता है, और उस आईपी एड्रेस पे फिर तुम क्या है कम्युनिकेट करना चालू करते हो। गूगल का एक आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस गाइस कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट लाइक हमारे घर का एड्रेस। जैसे कि मेरे घर का एड्रेस है 402, वैसे ही तुम्हारे घर का कोई एड्रेस होगा विथ फुल एड्रेस है 402, मेरी स्ट्रीट, मेरा सिटी, मेरा फिर जो स्टेट है, फिर मेरा जो कंट्री है, वो पूरा एड्रेस रहेगा, उसी की तरह आईपी एड्रेस होता है। तो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, वो उसका एड्रेस ले लेगा एंड वहां से डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा ऑन वेब। तो हुआ क्या यहाँ पे हमने समझा क्या कि MySQL डेटाबेस क्या है, सर्वर क्लाइंट के बेसिस पे काम करता है, जिसके अंदर MySQL क्या होता है, सर्वर होता है, जो कि सर्व करता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी चीज को क्या करता है, सर्व करता है, ठीक है। और हम क्या होते हैं, एज अ क्लाइंट। यहाँ पे क्लाइंट्स कैसे हो सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी आई, किसी को जानना है कि भाई उसका डिटेल्स क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट के डेटाबेसेस होते हैं, वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का डिटेल चेक करते हो, तो गवर्नमेंट का जो डेटाबेस होगा वो क्या है, सर्वर बना, क्योंकि वो सर्व कर रहा है, और आप बने क्लाइंट, आप अपने ऑनलाइन वेब पोर्टल पे जाके एज अ क्लाइंट क्या है चीज़ों को एक्सेस कर रहे हो, तो ये क्या बना आपका डेटाबेस, आप क्लाइंट बन गए उसके, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पे, MySQL और SQL, अभी अभी मैंने आपको बताया था इसका डिफरेंस। MySQL क्या है गाइस, ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। MySQL डेटाबेस क्या है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये।
यहाँ पे माई एसक्यूएल डेटाबेस है, इसका फुल फॉर्म भी वही है, माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मैंने आपको जस्ट अभी बताया। एसक्यूएल क्या है, सेट ऑफ कमांड्स है, ये लैंग्वेज है एक टाइप की, जिससे हम माई एसक्यूएल जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं उससे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, नाउ ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज को जो है क्लासिफाई किया गया है चार टाइप्स के अंदर। चार टाइप्स के अंदर इसको क्या है, चार तीन में ही किया है यहाँ पे, यूजुअली चार में होती है, तो यहाँ पे तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया है। देख लेते हैं कैसा होता है। सबसे पहला क्या है, बोला है डीडीएल। डीडीएल क्या बोलता है, हमारा डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन मतलब क्या हो गया गाइस, यहाँ पे टेबल को क्रिएट करना, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना, ऑल्टर करना, टेबल डिलीट करना। उसके अंदर क्या है, कौन बंदा टेबल को एक्सेस कर सकता है, कौन टेबल को एक्सेस नहीं कर सकता है, उसकी प्रिविलेजेस एंड रोल्स को चेंज करना, वो डेफिनेशन के अंदर आता है। वैसे ही टेबल को मेंटेन करके रखना, ये सारे क्या आते हैं, डेफिनेशन लैंग्वेज के में, जिसको हम डीडीएल कमांड्स बोल सकते हैं। ठीक है, इट अलाउज यू टू परफॉर्म क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग, ड्रॉपिंग, ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग परमिशंस एंड रोल्स, मेंटेनिंग कमांड्स, ये सब डेफिनेशन लैंग्वेजेस के अंदर आते हैं। देन होते हैं हमारे पास मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, उस टेबल के अंदर की वैल्यूज को चेंज कर रहे हो। गाइस ध्यान देना, डेफिनेशन में क्या होता है, आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो टेबल का, टेबल क्रिएट कर रहे हो, टेबल के अंदर से कॉलम्स डिलीट कर रहे हो, टेबल्स में से रोज डिलीट कर रहे हो। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो। अगर समझ लो एज है, एज मैंने बोला इंटीजर टाइप में होनी चाहिए। ठीक है, देन जैसे कि मार्क्स है, मार्क्स को मैंने बोला कि भाई फ्लोट में होनी चाहिए। ठीक है, अगर फ्लोट से मैं चाहता हूँ कि नहीं, फ्लोट से भाई वो इंटीजर में होनी चाहिए, मार्क्स जो है राउंड ऑफ करके चाहिए मुझे मार्क्स। तो हुआ क्या, यहाँ पे उधर मैं क्या कर रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ कि भाई फ्लोट से अब वो इंटीजर में आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेशन लैंग्वेज में आएगा, मैनिपुलेशन में नहीं आएगा। मैनिपुलेशन क्या करता है, वैल्यूज को मैनिपुलेट करता है। किसी की एज 15 है, गलती से 17 चले गई, तो उसको 17 से 15 करेगा। किसी के नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो उसको चेंज करने के लिए मैनिपुलेशन होगा। यहाँ पे देखो, वैल्यूज इंसर्ट करना, वैल्यूज को डिलीट करना। गाइस टेबल डिलीट करना नहीं है ये, वैल्यूज को डिलीट करना। अगर मैं टेबल डिलीट कर रहा हूँ ना, टेबल डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, ड्रॉपिंग द टेबल, टेबल ड्रॉप करना, तो वो डेफिनेशन के अंदर आ गया। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ द वैल्यू, जो भी डेटा स्टोर्ड है उसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन होता है, तो उसको हम मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या है गाइज, हमारे पास ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज आप किस तरीके से समझ सकते हो गाइज, तुम ये समझ सकते हो, हमारे जो बैंक्स के अंदर हम पेमेंट करते हैं, बैंक्स के अंदर गाइज पेमेंट करते हुए देखो, पेमेंट हमारा जो मेथड है किस तरीके से काम करता है। देखो समझ लो, तुमने क्या किया, तुमने किसी एक अकाउंट से अपने फ्रेंड को कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए। तो सबसे पहला क्या होता है, आप अपना अकाउंट खोलते हो, तो उससे क्या होता है कि सिस्टम को पता चलता है भाई तुम अपने अकाउंट से क्या है, ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद क्या है, जिसको आप भेज रहे हो उसकी डिटेल्स डालते हो। ठीक है, वो डिटेल्स वो देखता है, एक कम्युनिकेशन सेट करता है कि भाई मेरे को ए से बी के अंदर ट्रांसफर करना है। फिर क्या होगा, फिर आप ट्रांसफर करते हो, समझ लो आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर करने थे। आपने बोला कि 10,000 लिखा अमाउंट एंड ट्रांसफर पे क्लिक किया। पहले क्या होगा, पहले वो चेक करेगा कि आपके सिस्टम के अंदर 10,000 रुपए हैं। ठीक है, फिर वो कम्युनिकेशन जो लिंक है उसको देखेगा उसके अंदर, और फिर वो 10,000 रुपीज ट्रांजैक्शन करना चालू करेगा। जब एक बार चालू करेगा गाइस, जब वो चालू करेगा, तो उस चालू और खत्म करने के बीच में प्रोसेसिंग कैसे होगा, पहले से जो आपका अमाउंट है, समझ लो आपके अकाउंट में पहले से 1 लाख रुपए थे, उसमें से 10,000 आपने ट्रांसफर किए, यानी कि आपका जो नया अकाउंट बैलेंस है वो हो जाना चाहिए 90,000 हो जाना चाहिए। और उसके अकाउंट में जो है, उसके अकाउंट में प्लस 10,000 हो जाना चाहिए। तो हुआ क्या यहाँ पे, इन बिटवीन द ट्रांजैक्शन वो एक कैश वैल्यू ऐसे स्टोर कर लेते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा, हम जो है वैल्यूज को अपडेट कर देंगे। जो मेरे अकाउंट में बैलेंस है उसमें -10,000 कर दूंगा, अगर 1 लाख था तो उसको 90,000 कर दिया, और उसके अकाउंट पे जितना ट्रांसफर था उसको प्लस 10,000 कर दिया। लेकिन इन बिटवीन अगर इस ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने पहले से एक वैल्यू सोच के रखी थी, अब उसको मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, कि पहले जितना वैल्यू था उतना ही रहने दो, और उसके अकाउंट में भी जितना वैल्यू था उतना ही रहने दो। तो होगा क्या यहाँ पे गाइज, यहाँ पे देखो ध्यान दो, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज यही बताता है आपको, जो ट्रांजैक्शन के अंदर किस तरीके से वो काम करना चाहिए। इसमें आप देख सकते हो, मेकिंग चेंजेस टू द डेटाबेस परमानेंट। ठीक है, कोई भी चेंजेस है डेटाबेस के अंदर आपको परमानेंटली चेंज करने हैं, तो वो किससे होते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस से होते हैं। कोई समझ लो तुमको स्ट्रक्चर है, उसको परमानेंटली स्टोर करना है कि भाई इस स्ट्रक्चर को कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है,
प्रिविलेजेस तुम चेंजेस कर सकते हो, ये डेफिनेशन के अंदर भी आ सकता है। लेकिन ट्रांजैक्शन का आपका क्या आएगा, रोल बैक। जैसे कि अभी हमने देखा कि वही कोई ट्रांजैक्शन एक बार फेल हुआ तो क्या उसको वापस ट्राई करना है, एक ट्रांजैक्शन एक बार फेल हो गया तो क्या उसको वापस ट्राई नहीं करना है, एक बार फेल हो गया तो वापस ट्राई नहीं करना, उसको बोल देना है प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो ये चीज आप ट्रांजैक्शन लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो। अनडूइंग चेंजेस टू द डेटाबेस, अब ये चीज हम कर सकते हैं, किसी भी चीज को रोल बैक करना। यहाँ पे मेकिंग चेंजेस परमानेंट मतलब क्या है कि फोर्स कर रहे हो कि ट्रांजैक्शन हो परमानेंटली। क्या है, तुम क्या बोल रहे हो कि जो ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट होना ही चाहिए, बार बार ट्राई करना चाहिए। अनडूइंग का मतलब क्या हुआ कि कोई ट्रांजैक्शन पहले से हुआ था उसको तुमको क्या करना है, उसको चेंज करना है। जैसे कि चेक तुम क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक चेक डाला, वो चेक प्रोसेसिंग में चले गया तो तुम क्या ब्लॉक चेक पे डाल देते हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, कोई चेंजेस होने जा रहा था उसको क्या है तुमने चेंजेस होने से रोक लिया। ठीक है, देन उसके बाद देखो क्या होता है, क्रिएटिंग सेव पॉइंट। सेव पॉइंट मतलब क्या है, जैसे सिमिलर मेरे एग्जांपल के अंदर क्या है कि जैसे कि मेरा एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो 3-4 पार्ट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। पहले क्या है, मैं गूगल पे से पे कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट को चेक कर रहा है और एक बार मेरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर लिंक हुआ और वैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है। सेव पॉइंट कैसे होगा, समझ लो मैंने गूगल पे से अपने अकाउंट तक लिंक पहुंचा दिया है, उधर से सेव कनेक्शन हो गया तो वहां पे सेव पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वो एक बैंक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था तो वहां पे एक सेव पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद वो अकाउंट से उसके जो हमारा दूसरा बंदा है उसका गूगल पे होगा, वहां पे एक सेव पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। होगा क्या इससे गाइस कि ट्रांजैक्शन लॉस नहीं होगा, कोई आपके बीच में घुस नहीं सकता है। अगर बीच में घुसेगा तो होगा क्या, वहीं से आपका ट्रांजैक्शन कंटिन्यू होगा। और ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ इन बिटवीन तो उसको क्या है, स्टार्टिंग से ट्रांजैक्शन चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है, जो हमने इन बिटवीन द ट्रांजैक्शन सेव पॉइंट्स क्रिएट किए थे वो सेव पॉइंट से वापस ट्रांजैक्शन चालू होगा। इससे होता क्या है, डेटाबेस का टाइम बहुत बचता है और आपका भी बचता है, विच इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शनल कंट्रोल। जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसके प्रोसेसिंग को क्या करता है, हमको बहुत इंप्रूव करने में हेल्प करता है। देन सेटिंग प्रॉपर्टी, जो भी हम प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर कोई दिक्कत है क्या, एसक्यूएल लैंग्वेज को किस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं, पूल से एक बार चेक करो। कोई डाउट, निश्चित डाउट है क्या? नहीं सर। ओके तनिष, तनिष को भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है गुड। फिर उसके बाद देख लो क्या है, कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं। देखो डेटाबेस के क्या है, डेटाबेस देखो टेबल है सीधा कि भाई हम किसी डेटाबेस के अंदर जब मैं बोलता हूँ कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स मैं उसके अंदर डाल सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कैरेक्टर और उसके अंदर बोलता हूँ 20, यानी कि 20 कैरेक्टर से ज्यादा की चीज। गाइज मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको पढ़ो भी, मैं चाहता हूँ कि एक बार क्या है आप इसको रीड करो, ये वाले पार्ट को एक बार रीड करो एंड किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो। एक बार रीड करो इसको गाइज, डाउट नहीं है बट स्टिल एक बार रीड करो। रीड करके हो गया हो तो चैट में बताना, या फिर पूल्स में भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीड करके हो जाए तो ही यस दबाना।
ये पोल तो लेकिन बीच में आ गया होगा ना, रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा ना। To the rescue. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. फैज, साहिल, तनिष, जैसे ही रीड करके होगा लेट मी नो। तनिष, तनिष रीड करके हुआ? माइक ऑन करके बताओ तनिष। तनिष, आई थिंक तनिष का कुछ नेटवर्क इशू आ रहा होगा। सो हम लोग मूव ऑन करते हैं। आई थिंक हो गया ना? तनिष रीड करके हो गया? ठीक है, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं, चलो। उसके बाद क्या आ गया, बेसिक डेटा टाइप्स हैं कि किस टाइप के डेटा के अंदर हम डेटाबेस के अंदर जो वैल्यूज है हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर और वैरचैर के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत बार मैं वो क्लियर करता हूँ गाइस। कैरेक्टर और वैरचैर के अंदर कुछ नहीं है कि कैरेक्टर क्या बोलता है कि अगर मैं बोलता हूँ कैरेक्टर, उसके अंदर बोलता हूँ लेंथ उसकी 20 रहनी चाहिए, मतलब 20 लेंथ से ज़्यादा उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर किसी के अंदर बोलता हूँ कि कोई वैल्यू है वो 2000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो उसके अंदर अगर मैं कैरेक्टर डालता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको कैरेक्टर में स्टोर करना चाहता हूँ, इवेंचुअली वो इंटीजर में है, लेकिन अगर कैरेक्टर वाइज देखूँ मैं उसको, तो 4 कैरेक्टर हैं 2000 के अंदर, यानी कि 9999 मैं यानी कि सेट करता हूँ कि एक 4 डिजिट नंबर से ज़्यादा उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो कैरेक्टर का साइज डालूंगा मैं 4। लेकिन ऐसा है कि वेरिएबल हो सकता है, किसी का एड्रेस बहुत छोटा हो सकता है, किसी का एड्रेस बहुत सर बड़ा हो सकता है। एक मिनट में ज्वाइन तो सर एक कॉल आ रहा है। ओके, हाँ निश्चित, ठीक है। सो कैरेक्टर क्या बोलता है, वो बोलता है कि फिक्स्ड साइज का मैं एक स्ट्रिंग लूंगा। वैरचैर बोलता है कि मैं मल्टीपल साइज का, कोई है अगर किसी का नाम सैम है तो भी स्टोर कर सकता है, किसी का साउथ इंडियन नाम है फॉर एग्जांपल येचुरू किसी का नाम है येचुरू, और वो अपने मम्मी पापा सबका नाम लगाते हैं उसके अंदर, और तो वो क्या है एक लंबा नाम हो जाता है, तो वैरचैर के थ्रू वो भी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए देखो क्या है डेटा टाइप, क्या इंटीजर देखो इसके अंदर हम डाल सकते हैं, ओ सॉरी यहाँ पे ये डेटा टाइप अलग है गाइस, इंटीजर अलग डेटा टाइप है, ठीक है। इसके अंदर देखो लेंथ इसका दिया हुआ है, ठीक है। देन वैर क्या है, देखो इसके अंदर भी 0 to 55 हो सकता है। 0 to 55 मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि अगर मैं वैरचैर का देता हूँ 20, तो इसका मतलब है उसके अंदर 20 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, बट मैक्सिमम लेंथ इसका 255 कैरेक्टर से ज़्यादा वो नहीं ले सकता, ठीक है। 0 कैरेक्टर भी स्टोर कर सकता है, मतलब कोई वैल्यू खाली रह सकती है। देन देखो यहाँ पे क्या है टाइनी टेक्स्ट। टाइनी टेक्स्ट क्या है, देखो इसका रेंज है, देखो कितना वैरचैर और कैर जितना है, तो ये टाइनी टेक्स्ट के अंदर कंसिडर होता है। यहाँ पे टेक्स्ट आप देख सकते हो, देखो रेंज कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप देखोगे किसी फॉर्म अगर आप फिलअप कर रहे हो, तो जहाँ पे होता है ना कि वहाँ पे आपको एक फीडबैक वाला फॉर्म होता है, वहाँ पे आप बहुत सारा टेक्स्ट एक साथ में डाल सकते हो, तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है टेक्स्ट यूज होता है। देन देखो ब्लॉब है, उसके अंदर भी देखो टेक्स्ट और ब्लॉब का रेंज सेम है, तो यहाँ पे तुम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, ब्लॉब भी यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। देन यू हैव देखो मीडियम टेक्स्ट। मीडियम टेक्स्ट का ऑटोमेटिकली देखो तुम्हारा रेंज कितना बढ़ गया है। मीडियम टेक्स्ट की तरह ही ब्लॉब भी यूज होता है गाइस, ये इंटरचेंजेबल है, तुमको जो भी है तुम अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस रहती है। सिमिलरली देखो लॉन्ग टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर देखो रेंज कितनी ज्यादा बढ़ गई है, लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर रेंज बढ़ गई है, सिमिलरली लॉन्ग ब्लॉब भी है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आप देखोगे आपको मिलेगा देखो टाइनी इंट, यानी कि इंटीजर वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, -128 से लेके +127 तक,
यहाँ पे इसकी रेंज है, यानी कि टाइनी इंट का अगर डेटा टाइप मैं यूज कर रहा हूँ, यानी कि इस रेंज के अंदर मैं वैल्यू डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। देन स्मॉल इंट है, उसका भी रेंज हमको मिल गया है, देखो इतना -32,768 से +32,767 तक का। देन आई हैव मीडियम इंट, उसका रेंज आप देख सकते हो, इंट का रेंज एक बार देख सकते हो, बिग इंट का रेंज देख सकते हो इसके अंदर। फ्लोट के अंदर देखो डेसिमल पॉइंट देखो कहाँ तक लेता है गाइस, प्रिसिजन पॉइंट देखो इसका कितना है 23। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, प्रिसीजन पॉइंट का मतलब होता है आपका डेसिमल के बाद की वैल्यूज। डेसिमल के बाद में कितने वैल्यूज डाल सकता हूँ, मैंने बोला 3.78910, तो 78910 क्या हुआ, यहाँ पे 4 डेसिमल पॉइंट हुए। उसी की तरह के जब मैं फ्लोट यूज करता हूँ तो पॉइंट के बाद 23 वैल्यूज तक मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली डबल भी मेरे पास एक डेटा टाइप होता है, उसके अंदर पॉइंट के बाद क्या है, मैं 24 टू 53 वैल्यूज तक डाल सकता हूँ। तो मेरे पास एक ये तरीका है। उसके बाद देखो क्या है, डेसिमल है। डेसिमल क्या करता है, जो डबल की वैल्यूज है उसको एज अ स्ट्रिंग स्टोर करता है। देन आई हैव डेट, डेट का देखो तुम देख सकते हो, ईयर मंथ डेट लेता है, डेट टाइम ईयर लेता है और टाइम भी लेता है। टाइम स्टैम्प देखो ये किस तरीके से स्टोर कर रहा है। टाइम स्टैम्प मतलब क्या है कि तुम अगर कोई ऑपरेशन कर रहे हो, उस तुम्हारे कंप्यूटर का टाइम का स्टैम्प ले लेता है और उस पर्टिकुलर वैल्यू को उस टाइम स्टैम्प के साथ वो कर देता है, रजिस्टर कर देता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑपरेशन हुआ था। देन वी हैव टाइम का हमारे पास डेटा, यहाँ पे हमको रेंज दी हुई है। द इनम, वन ऑफ द प्रीसेट ऑपरेशन। यहाँ पे इनम को गाइज हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे काम की चीज नहीं है, जब हमको एक्चुअल में यूज आएगा तब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये भी सेट भी है, वो भी क्या है, एक प्रीसेट ऑपरेशन है। ये देखो, तो इसके अंदर भी हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे। देन वी हैव बुलियन। बुलियन का गाइस हमको पता है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, ये 1 या 0 के अंदर ही सिर्फ वैल्यू लेता है। तो ये सारी वैल्यूज है, एक बार टेबल को एक बार आप देख लो, टेबल को एक बार स्टडी कर लो अपने हिसाब से, वैल्यूज देख लो, रेंज कैसे चेंज हो रही है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा कि किसकी रेंज कितनी होती है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हो। यस, तो आई होप टेबल सबने देख लिया होगा। ठीक है, देन देखो यहाँ पे अलग से भी टॉपिक भी मेंशन कर रखा है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वैरचैर। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे देखो दिया हुआ है फिक्स्ड लेंथ होती है, वैरचैर का मतलब है वेरिएबल लेंथ, यहाँ पे बता रखी है। फिक्स लेंथ की कैरेक्टर्स ये स्टोर करता है, फिक्स लेंथ कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनाता है और उसको स्टोर करता है। वैरचैर क्या है, वेरिएबल का, वेरिएबल लेंथ का स्टोर कर सकता है। ठीक है, व्हेन अ कॉलम गिव्स डेटा टाइप कैरेक्टर डॉट एन, तो एन से ज्यादा का स्टोर नहीं करेगा। ऑल द वैल्यू स्टोर्ड इन द कॉलम्स हैव द लेंथ एन। इसका मतलब क्या है, अगर मैं छोटी समझ लो, जैसे कि मैंने बोला कैरेक्टर 20, कैरेक्टर 20 अगर मैं स्टोर करता हूँ, तो उसके अंदर अगर मैं नाम डालता हूँ सैम, सैम अगर नाम में स्टोर करता हूँ तो सैम की लेंथ एक्चुअल में 3 है, सैम की लेंथ एक्चुअल में 3 है, लेकिन स्टोर किससे होगी, वो 20 के साइज से ही स्टोर होगी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कैरेक्टर के लिए, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर क्या है, उसका साइज क्या रहेगा, 20 ही रहेगा, तो हमारा साइज बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ वैल्यू इज स्टोर्ड शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ एन, ठीक है, तो ब्लैंक उसके अंदर ऐड हो जाता है, उसका साइज जो है वो एक्चुअल में क्या है, एन बाइट्स का ही बनता है। तो इसलिए हम var यूज करते हैं, वो इसके क्या करता है, स्टोरिंग के साथ इशू क्रिएट नहीं करता है। ये क्या करता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ वैल्यूज क्या है, कॉलम के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं एन बाइट्स। एन बाइट के अंदर देखो हम इतना स्टोर कर सकते हैं, हम चाहते तो ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये एग्जैक्टली स्पेसिफाई करता है कि कौन कितनी लेंथ का है। समझ लो मैंने सेम var 20 लिया है और स्टोर मैंने सैम किया है उसके अंदर SAM, तो सैम जो लेंथ है 3, वो 3 ही कंसिडर करेगा, उसके अंदर ब्लैंक्स ऐड नहीं होंगे। उसकी लेंथ जितनी थी उतनी ही वो कंसिडर करेगा, उसके अंदर ब्लैंक्स को एक्चुअल में ऐड नहीं करेगा, वो ब्लैंक्स क्या करेगा, एट द एंड ऐड नहीं करेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, देखो हमारे पास एक्सेसिंग डेटाबेस कैसे एक्सेस करते हैं। सबसे पहले क्या है, कोई डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन कोड की मिसिंग है। अगर मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस
और डेटाबेस क्रिएट करना है, समझ लो स्टूडेंट नहीं, स्कूल मेरे को क्रिएट करना है, स्कूल कर सकता हूँ। ज्ञान धाम का मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना है, तो ज्ञान धाम नाम का डेटाबेस क्रिएट किया। अब यहाँ पे एक बार क्रिएट करने के बाद जब मुझे इस डेटाबेस के ऊपर काम करना है ज्ञान धाम के ऊपर, तो मैं लिखूंगा यूज और डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे हुआ क्या मेरे लिए, यूज ज्ञान धाम। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल, मैनग्री नाम का यहाँ पे एक डेटाबेस पहले से था, उसको यूज करने के लिए ये पर्टिकुलर डेटाबेस आया है। इसको आप चेक कैसे करोगे कि भाई आपने कोड बराबर लिखा है कि नहीं। डेटाबेस चेंज नाम से आपके पास यहाँ पे ऑथेंटिसाइज कमांड आ जाएगा कि हाँ डेटाबेस के अंदर आप एंटर कर चुके हो। डेटाबेस का एक रूल होता है कि हर एसक्यूएल जो क्वेरी है आपकी किससे खत्म होनी चाहिए, आपकी सेमी कोलन से खत्म होनी चाहिए। इसको गाइस हम सेमी कोलन बोलते हैं। सेमी कोलन क्यों बोलते हैं, देखो एक तो ऊपर वाला डॉट होता है, नीचे वाला कॉमा होता है। जब हम कोलन बोलते हैं, कोलन बोलने का मतलब क्या होता है मेरा, कोलन होता है हमारा ये वाला, ये होता है हमारा डबल डॉट वाला कोलन, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कोलन बोलते हैं। देन टेबल अगर क्रिएट करना है तो उस डेटाबेस के अंदर हम घुस गए, टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम और उस टेबल के कॉलम्स की स्पेसिफिकेशन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कॉलम्स की स्पेसिफिकेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉय नाम का टेबल यहाँ पे हमको क्रिएट करना था, तो हम कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बाद क्या है, यहाँ पे समझ लो ये देखो ये वाला हमको टेबल क्रिएट करना है, तो कैसे किया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ई नाम, यहाँ पे इंटीजर नाम का क्या है, ई कोड आना चाहिए। इसका एम्प्लॉय कोड होगा कुछ ना कुछ, वो इंटीजर टाइप में रहना चाहिए। ई नेम, यहाँ पे कैरेक्टर देखो लिया है, यहाँ पे होगा क्या, चाहे कोई भी नाम आने दो, साइज उसका 20 ही रहेगा। सेक्स, यहाँ पे मेल और फीमेल के नाम से आएगा, तो यहाँ पे हमने इसको परफेक्टली यूज़ किया। क्यों, क्योंकि या तो वो एम डालेगा या एफ डालेगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक साइज रहेगा, उसका चेंजेस नहीं होंगे। देन ग्रेड, ग्रेड किस तरीके से हो सकते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो इस तरीके से कैरेक्टर फॉर्म में ये क्या करता है, स्टोर करेगा। ग्रॉस यहाँ पे देखो डेसिमल फॉर्म में लिया है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जो सैलरी है उसकी, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सैलरी जो है वो उसकी स्टोर करेगा डेसिमल फॉर्म के अंदर। हमने जस्ट अभी अभी देखा डेसिमल, देखो यहाँ पे क्या करता है, डबल स्टोर करता है एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, डबल की वैल्यूज तक स्टोर करेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इन द फॉर्म ऑफ क्या करेगा, स्ट्रिंग करेगा। वैल्यूज इसके अंदर ऐड करनी है तो इंसर्ट इनटू, जो भी टेबल का नाम है वैल्यूज में ऐड कर, यहाँ पे मेरे पास कॉलम लिस्ट आएगा, और उसके बाद क्या है, वैल्यूज में स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि कौन सी वैल्यूज कौन से टेबल के फॉर्म में जाएगी। तो यहाँ पे देखो दो तरीके होते हैं गाइस, एक तो क्या है कि एक तरीका मैं डायरेक्टली क्या इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लिखूँ, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है कि मेरे को पोजिशनल वाइज इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ऊपर मेरे देखो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर देखूँ मैं, ऊपर अगर मैं अपने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखूँ तो मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या है, ई कोड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू मैं कोई भी एंटर करूँगा तो वो ई कोड के अंदर जाएगी। यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर मैं डालूंगा तो फर्स्ट वैल्यू ई कोड के अंदर, सेकंड वैल्यू ई नेम के अंदर, थर्ड वैल्यू 6 के अंदर, फोर्थ वैल्यू ग्रेड के अंदर, और लास्ट वाली वैल्यू ग्रॉस के अंदर जाएगी मेरी। ठीक है, लेकिन क्या है कि हो सकता है कि मुझे स्पेसिफिक वैल्यू ही सिर्फ ऐड करनी है। मैं क्या चाहता हूँ, स्पेसिफिक वैल्यू ही ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ सिर्फ ई कोड ई नेम और 6 ऐड करना। ठीक है, यहाँ पे ई कोड ई नेम और 6 ऐड करना, तो उसके लिए क्या है, मैं यहाँ पे पोजिशनल वाइज स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट कॉलम लिस्ट में जाएगी ई कोड में, सेकेंड वैल्यू जो नेम है वो ई नेम में जाएगी, थर्ड वैल्यू जो है एफ वो 6 के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। फर्स्ट वाले में क्या लिमिटेशन आती है कि आपको सारी वैल्यूज एक ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो क्या है, मैच करनी चाहिए उनके डेटा टाइप से, एंड उसका ऑर्डर भी सेम रहना चाहिए। सेकेंड जो तरीका है उसके अंदर हम कॉलम लिस्ट के साथ मैच कर सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ अलग से नोट दिया हुआ है, दैट कॉलम दैट आर नॉट लिस्टेड इन द इंसर्ट कमांड, ठीक है, will have the default value if it is defined for them, otherwise null। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो तीन वैल्यूज मैंने ऐड किए, अब वो दो वैल्यूज जो बाकी के रह गई उसका क्या होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या डाला था, मैंने क्या किया, अगर मैंने अपने डेटाबेस के अंदर
जैसे कि हम पाइथन में करते थे, मैंने अपने डेटाबेस के अंदर भी क्या किया है, कुछ ग्रेड के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है कि अगर किसी बच्चे को अपना ग्रेड नहीं पता है, सॉरी किसी एम्प्लॉय को अपना ग्रेड एंड ग्रॉस सैलरी नहीं पता है, तो उनके लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जा सकती है। और अगर मैंने यहाँ पे जैसे मेरे केस में मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डाल रखी है, तो उधर उनकी जगह क्या स्टोर होगा, नल स्टोर होगा। तो क्या स्टोर होगा, नल स्टोर होगा। निश्चित अभी तक आया नहीं है, ठीक है। और निश्चित को यार अभी वैसे भी हमारा क्या है, ज़्यादा लेक्चर बचा हुआ नहीं है, उसको मैं एक बार कॉल करूँगा और उससे क्या प्रॉब्लम है उसका। फिर उसके बाद क्या है, इफ एनी अदर कॉलम दैट डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू and is not defined, okay, is not null is kept or omitted and error is generated and row। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, ये यहाँ पे लाइन क्या बोल रहा है कि मेरे पास क्या होता है ना, डेटाबेस के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको क्या है, मैं जब मैं अपना सॉरी जब मैं अपना टेबल बना रहा हूँ तो उसके साथ क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। इसके अंदर एक फैसिलिटी होती है जिसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि भाई जब भी मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को वो वैल्यू तो मस्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ना ई कोड इंटीजर के बाद कॉमा हटा के, यहाँ से मैं कॉमा हटा देता हूँ और कॉमा डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डालता हूँ नॉट नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एंट्री जब इसके अंदर करने की कोशिश करेगा तो उसको ई कोड तो एंटर करना ही पड़ेगा। अगर ई कोड एंटर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, एक एरर जनरेट कर देगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एरर मैसेज इज जनरेटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने अपने टेबल के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बोला है कि ये वैल्यू नॉट नल होनी चाहिए, नॉट नल का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। तो जब ऐसा होता है कि कोई मैं वैल्यू एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड कोई नॉट नल वैल्यू को मैं मिस कर रहा हूँ, मतलब कोई वैल्यू जो नेसेसरी है और उसको मैं इंसर्ट कमांड के साथ नहीं डाल रहा हूँ, तो मेरे को डेटाबेस एक एरर जनरेट करके देगा कि ये वैल्यू इज नेसेसरी, आप इस वैल्यू के बिना इसके अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्टिंग नल वैल्यूज, एक ये तरीका है हमारे पास नल वैल्यू भी इंसर्ट करने का। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, पोजिशनल वाइज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो लास्ट सेकंड लास्ट वैल्यू है जो कि कमीशन है, वो क्या स्टोर हुआ है, नल यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो नल अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली नल डाल सकता हूँ। सिमिलरली देखो ये है मेरे पास MGR नंबर, यहाँ पे नल है इसका, MGR नंबर क्या है यहाँ पे इसका नल है। उसके बाद देखो क्या है, इंसर्टिंग डेट्स, डेट्स के लिए मैं डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली डेट लिखता हूँ और उस डेट को मैं इस फॉर्मेट के अंदर क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ। फर्स्ट 4 डिजिट्स गिव्स द ईयर, सेकंड 2 डिजिट्स गिव्स द मंथ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लास्ट 2 डिजिट गिव्स द डेट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कुछ ज़्यादा इसके अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अभी तक निश्चित नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो मेकिंग सिंपल क्वेरीज इन कमांड। गाइज इसके लिए क्या है, अलग से मैं तुम्हारा एक तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से इसको तुम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ के लिए हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको एक टेबल भी तुमको दिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक टेबल भी बना के दिखाऊंगा, जिसके अंदर वो जो टेबल है उसको देख के तुम बहुत अच्छे से इसको क्या है मेमोराइज कर सकते हो, ये तुम्हारे जो कमांड्स है। नाउ फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बिकॉज ये तुम्हारा रिवीजन है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुमको ये चीज़ें आती होगी, सो आई जस्ट रिवाइज दैट थिंग। यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये 3 क्लॉजेस रहते हैं मेरे पास किसी भी डेटाबेस के अंदर कुछ भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, किसी भी वैल्यू को क्या है एक्सेस करने के लिए और स्टडी करने के लिए 3 क्लॉजेस होते हैं। सेलेक्ट क्या बोलता है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली आर यू टारगेटिंग, ठीक है, तुम क्या टारगेट कर रहे हो। फ्रॉम बोलता है कहाँ से टारगेट कर रहे हो, और वेयर बोलता है कि क्या कंडीशन के साथ टारगेट कर रहे हो, वेयर बोलता है कौन सी कंडीशन के साथ तुम टारगेट कर रहे हो। एंड इट इज नॉट नेसेसरी गाइस कि तुम वेयर हर बार यूज करो, बट सेलेक्ट एंड फ्रॉम आपको हर बार यूज करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। क्यों, क्योंकि जब तक पाइथन को ये नहीं पता चलेगा कि तुम क्या एक्सेस करना चाहते हो और कहाँ से एक्सेस करना चाहते हो, ये हमारा डेटाबेस जो है प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है, प्रोसेस नहीं कर पाएगा हमारा डेटाबेस उस पर्टिकुलर चीज को। वेयर क्लॉज जो है वो ऑप्शनल है, तुमको जरूरत पड़ेगी तब यूज करो, जरूरत नहीं है तो तुम नहीं भी यूज कर सकते हो। हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखो, सेलेक्टिंग ऑल डेटा। जब मुझे ऑल डेटा सेलेक्ट करना होता है तो मैं क्या यूज करता हूँ, स्टार यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, स्टार यूज करता हूँ। तो जैसे पेट नाम का टेबल था, सब सेलेक्ट करना था तो सेलेक्ट स्टार मैंने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद क्या है, कोई पर्टिकुलर चीज मेरे को एक्सेस करनी है, तो जैसा मैंने देखा सेलेक्ट यहाँ पे स्टार अगर मैं करता हूँ, ठीक है, पेट के अंदर था, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि वेयर क्लॉज डाला, क्या डाला कि भाई सेक्स नाम का जो कॉलम है,
मेरे पेट के टेबल में, मेरे पास एक पेट का टेबल है, मेरे पास एक पेट नाम का टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मल्टीपल कॉलम्स है। यहाँ पे क्या है समझ लो, मल्टीपल कॉलम्स है मेरे इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा गाइस एडजस्ट करना, आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे टेबल में मल्टीपल ये कॉलम्स हैं और यहाँ पे मैंने रोज बनाए, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। हो गया क्या, यहाँ पे मेरे पास जो सेक्स नाम का यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे समझ लो सेक्स नाम का यहाँ पे एक मेरे पास कॉलम है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेलेक्ट स्टार, मतलब कि भाई पूरे टेबल को सेलेक्ट करो, किसको, पेट टेबल को, उसमें से जिस एनिमल का सेक्स मेल है उसकी डिटेल्स ला के दो। सिमिलरली सेलेक्ट स्टार, पूरे सेलेक्ट करो, कहाँ से सेलेक्ट करो, पेट से, और उसमें से क्या सेलेक्ट करना है, जिसका बर्थ डेट जो है 2019 1 और 1 से ज़्यादा होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, ज़्यादा होना चाहिए उसका बर्थ जब भी हुआ था, जो भी बर्थ हमारे पास क्या होगा, कॉलम होगा। यहाँ पे क्या है देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर स्पीशीज एंड, देखो गाइस यहाँ पे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो गया है। इसका मतलब क्या है कि स्पीसीज डॉग भी होनी चाहिए और वो फीमेल भी होना चाहिए। अगर कोई स्पीसीज है जो कैट है और फीमेल है तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, और कोई स्पीसीज है जो डॉग है और मेल है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इट हैज टू बी अ डॉग एंड द फीमेल एट द सेम टाइम। तो एंड इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ है। इसका कॉन्ट्रेडरी यहाँ पे देख लो, स्पीशीज स्नेक और स्पीशीज बर्ड, यानी कि क्या है, मेरे को वो ये मेरे को वो क्या करने हैं, एनिमल्स क्या, पेट्स क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं जो या तो स्नेक्स हैं या तो बर्ड्स हैं। इनके इनमें से अगर कोई है, जैसे अगर स्नेक है तो ऑब्वियस सी बात है वो बर्ड नहीं हो सकता, एंड कोई बर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है स्नेक नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कुछ हो सकता है स्पीसीज ऐसी हो जो कि स्नेक में भी कंसिडर हो, बर्ड में भी कंसिडर हो। तो यहाँ पे स्नेक होगा तो बर्ड नहीं देखेगा, और बर्ड है तो स्नेक नहीं देखेगा, यानी कि दोनों में से एक कैटेगरी को भी सेटिस्फाई किया तो यहाँ पे ये क्या है, उसको डिस्प्ले कर देगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। यहाँ पे क्या है, वो उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं अगर एंड की जगह और यूज करता, यहाँ पे गाइस थर्ड नंबर वाले एग्जाम्पल में अगर एंड की जगह और करता, तो ये क्या यहाँ पे स्पेसिफाई करता कि भाई स्पीशीज डॉग हो सकती है और सेक्स भी फीमेल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो डॉग अगर है तो फर्क नहीं पड़ता वो मेल है या फीमेल, उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर वो उसका सेक्स जो है वो फीमेल है तो फर्क नहीं पड़ता, वो स्नेक हो सकता है, बर्ड हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पे और डालता तो। यहाँ पे देखो सेम तरीका है, जो हमने ऊपर देखा था तरीका, उसी को देखो इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। बस ओनली डिफरेंसेस मैंने इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया है, सेम चीज़ है। यहाँ पे बोल रहा है देखो सेलेक्ट ऑल मेल कैट्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो कैट्स हैं और मेल्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है गाइस, सेम है। थर्ड एंड फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, सेम है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस देखना है कि ये ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस तो है नहीं हमारे पास। देन वी हैव सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स। अगर मुझे कोई सारा डेटा सेलेक्ट नहीं करना है, कोई स्पेसिफिक कॉलम से सेलेक्ट करना है, तो कॉलम को नाम डाल सकता हूँ कॉमा के साथ, सेलेक्ट नेम कॉमा बर्थ, यानी कि नेम कॉलम को सेलेक्ट करेगा और बर्थ कॉलम को सेलेक्ट करेगा, कहाँ से, पेट वाले टेबल से। सिमिलरली सेलेक्ट ओनर फ्रॉम पेट, यानी कि ओनर जो कॉलम था पेट टेबल के अंदर उसको सेलेक्ट करेगा, उसमें से क्या सेलेक्ट करेगा, उन्हीं ओनर्स, उन्हीं पेट्स को सेलेक्ट, उन्हीं पेट्स के ओनर को दिखाएगा जिन पेट्स की बर्थ जो है वो 2018 से ज़्यादा है, 2018 12 31 से ज़्यादा है, उन्हीं ओनर के लिस्ट दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ से कीवर्ड्स चालू हो जाते हैं गाइस। इन कीवर्ड्स को मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस, मैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा तुमको डेटाबेस पे, सो दैट क्या है, इट विल बी मोर क्लियरर फॉर यू, ठीक है, इट विल बी मोर क्लियरर फॉर यू गाइस। यहाँ तक जितना भी पढ़ा ये डेफिनेटली आपके रिविजन में था, लेकिन फिर भी पूछना है मेरे को कि सबको क्लियर है ये सारी चीज़ें, सबको क्लियर है क्या? फैज, साहिल, तनिश, साहिल, ओके सबको क्लियर है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लगता है कि कंटिन्यू करना है तो आप बता सकते हो मेरे को।
आप लोग